हेलो गाइस, आज अपन केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करेंगे। और केमिस्ट्री के पोर्शन में कितने चैप्टर होते हैं? पूरे 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर अपना रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर अपन अम्ल और क्षार के बारे में। इसी प्रकार तीसरे और चौथे चैप्टर की अपन बात करेंगे। तो पहला चैप्टर लेके चलते हैं। और वैसे केमिस्ट्री कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। कुछ अभिक्रिया होती है जिनको अपन को याद करना होता है और उन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉब्लम किए जाते हैं। सारी अभिक्रिया मत याद करो, कुछ मेन इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। चलो अपन पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1, नाम याद है सभी को, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके ऊपर? कि रासायनिक परिवर्तन और एक होता है, जैसे परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जैसे कोई पदार्थ है, वो चेंज हुआ और चेंज होने के बाद में पहले वाली अवस्था में आ गया। सपोज करो जैसे अपन बात करेंगे पानी से बर्फ, पानी से क्या बन गया? बर्फ। और बर्फ को अपन गर्म करेंगे और जब बर्फ को गर्म करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? वो पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें दोनों परिवर्तन, मतलब दोनों प्रकार से हो सकते हैं। पहले ही बर्फ से पानी बन सकते हैं और पानी से बर्फ बन सकते हैं। इसमें जो पदार्थ चेंज हो जाएगा, इसमें जो पदार्थ चेंज हो जाएगा वो वापस चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है जैसे अपन ने दूध से किसका निर्माण कर दिया? दही का। अब दूध से दही बन गया, ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो बता दो, दही से क्या वापस दूध बन जाएगा? कोई चांसेस नहीं है। वो दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध में चेंज नहीं हो सकता। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे अपन बात करेंगे मोमबत्ती का पिघलना। पहले अपन मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। एक होता है मोम का पिघलना और एक होता है मोमबत्ती का, मोमबत्ती के धागे का जलना। नाम दोनों से सेम है कि मोम का पिघलना, मोमबत्ती के धागे का जलना। मोम का पिघलना ये होता है भौतिक परिवर्तन और मोमबत्ती के धागे का जलना, क्योंकि धागा जल जाता है वापस नहीं आ सकता। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, फलों को काटना और एक होता है फलों का पकना। फलों को काटना ये भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है अगर मैं फलों को काटेंगे अपन, तो ये चलिए कि जैसे अपन ने अनार है और अनार कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है। उसको काट दिया अपन ने और वो पीले रंग की हो गई, नहीं हो सकती है ना। वो जैसा रंग होता है वैसा रंग होगा। लेकिन फलों का पकना पहला कैसे होता है? हरा। उसके बाद में कई प्रकार के रंग ले लेता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये कौन सा है? ये है फलों का पकना, रासायनिक परिवर्तन। और इसमें क्या है, जो रंग चेंज हो गया वो पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता। तो ये भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में। इसके बाद में अगला टॉपिक लेके चलते हैं अपन। अगला टॉपिक की अपन बात करते हैं कि यहां से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? और एक होता है रासायनिक समीकरण।
देखो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जो परिवर्तन होता है उसे तो अभिक्रिया बोलेंगे, और समीकरण का मतलब है कि जैसे अपन समीकरण लिखते हैं ना Mg के रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे क्या बन जाएगा MgO। इसका मतलब है कि ये अभिकारक और ये क्या होता है उत्पाद, यानी अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीक और संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। याद आएगा ना, दोनों में ये डिफरेंट है, तो कहीं ऐसा मत समझ लेना कि दोनों की डेफिनेशन एक होगी, डेफिनेशन एक नहीं होगी, अलग अलग से होगी। इसके बाद में इन्हीं के ऊपर देखो, अभिकारक किसे कहते हैं ये भी ध्यान रख लेना, उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बीच में जो तीर का निशान होता है, तीर का निशान होता है, इसके ऊपर होता है इनके ऊपर जो भी जैसे Ni जो भी अपन पदार्थ लेंगे ना, ये सारे पदार्थ क्या होंगे उत्प्रेरक, क्या होंगे उत्प्रेरक। चलो बताओ उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो उत्प्रेरक किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग और दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के वेग और दर को बढ़ा देते हैं, उसे क्या बोलेंगे उत्प्रेरक कहेंगे। ये ध्यान रख लेना। और ये अभी ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन दोनों लिखवा रहे हो तुमको तुम्हारे सर ने, लेकिन अधिकतर क्या होता है कई टीचर इसको नहीं लिखवाते, तो ध्यान रख लेना। उत्प्रेरक किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग और दर को बढ़ा देंगे, क्या कहलाएंगे उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपन लेके चलते हैं। आज सारे जो भी टॉपिक लेके चलेंगे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं है। और अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा वो सारे जो टॉपिक लेके चलेंगे उन्हीं से करेगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक की बात करते हैं अपन, जैसे अगला टॉपिक तुमको पता है ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। एक तो होता है संतुलित समीकरण, पहली बात करेंगे असंतुलित, और एक होता है संतुलित। अब इनको जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है ना, इसको संतुलित किया जाता है। उसके लिए कौन सी विधि काम लेंगे, देखो इसके अंदर अपन एक तो देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक अपन देखेंगे इसके अंदर मतलब ये जो जोड़ना और घटाना जो क्रिया संपन्न की जाती है उसे बोलेंगे अपन हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। तो देखो यहां से असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या समान हो, क्या नहीं हो कि इनमें परमाणु संख्या क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। और उसके बाद में इसमें क्या होगा कि इसमें जो परमाणु संख्या है ना वो समान कर दी जाती है, किसके द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि ना तो द्रव्यमान जोड़ सकते और ना उसमें से हटा सकते, कि ना तो विनाश करेंगे और ना ही उसमें ऐड करेंगे, क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा। हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या, परमाणु, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, हिट एंड ट्रायल विधि। जो विधि संपन्न की जाएगी उसी को अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यहां से ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पुट किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाई जाती है, अशुद्धियां। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले देखो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले इसकी समीकरण क्या होती है, Mg + O2 कि मैग्नीशियम रिबन को
मैग्नीशियम है, इसको किस में जलाएंगे, वायु में, क्या बनेगा, MgO। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी सतह पर अशुद्धियां पाई जाती है, और जब रेगमाल से रगड़ते हैं तो उसकी सतह कैसे हो जाती है, खुरदरी, और खुरदरी जैसे होगी ना वो जलने में सहायक होगी, और जलने में सहायक होगी तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एक शुद्ध मैग्नीशियम, एक शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो याद रख लेना, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैग्नीशियम रिबन वाला। उसके बाद में अगला टॉपिक अपन लेके चलते हैं, और वो कौन सी आएगी, देखो यहाँ से मैंने एक टॉपिक और नहीं बताया तुमको, और वो कौन सा रहेगा कि यहाँ से समीकरण दी जाएगी, क्या दी जाएगी, समीकरण। जैसे अभी अपन ने एक समीकरण ली थी कि Mg+O2 क्या बन गया था, MgO। अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि इसको संतुलित करो, क्या करो, संतुलित करो, कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, बराबर करने के लिए यानी ऑक्सीजन समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब मैग्नीशियम कितना हो गए 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 2 से, अब हो गए संतुलित। तो इस प्रकार की भी एक समीकरण मिलेगी तुमको देखने के लिए, और उसको संतुलित करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन अभिक्रिया की बात करते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है, नंबर 1, 2, 3, और 3 के बाद में 4। पहली अभिक्रिया देखो, पहली अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका मतलब है A+B आपस में मिलकर क्या बना दिया, AB बना दिया, क्या बना दिया, AB। याद रहेगा ना, कहने का मतलब है यहां पे लिए अपने C+O2 क्या बन गया, CO2, या Mg+O2 क्या बन गया, MgO, क्या बन गया, MgO। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे, क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद में दूसरी आएगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, पहले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक का मतलब है जैसे अपन ने बात करी AB, किसकी बात करी, AB, यानी एकल अभिकर्मक, ये अभिकर्मक कहलाता है, जो अभिकारक है उसी को अभिकर्मक कहते हैं। तो एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दे, क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। देखो इसमें एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुमको, और एक एग्जांपल कौन सी था कि अपन ने मैं पहले साफ करता हूं इसको, यहीं पे देखो, जैसे CaO उसकी रिएक्शन अपन ने H2O के साथ करें, कहने का मतलब है एक कली का टंटा होता है, अपन घरों में लाते हैं ना सफेद करने के लिए, ये कली का टंटा है, इसको किस में डाल दिया अपन ने, जल में डाल दिया, और जैसे जल में डालेंगे तो उसके अंदर एक अभिक्रिया संपन्न की जाती है, कर दिया ना, तो और वो कैसा, जो पानी है ना कैसा हो जाता है, दुधिया, और जो दुधिया पानी होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, कौन सा होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अपन दूसरा नाम क्या होता है इसका, दूसरा नाम होता है इसका बिना भुजा हुआ चूना, जल में डाल दिया, क्या बन गया, भुजा हुआ चूना, जिसे अपन बोलते हैं सफेदी, क्या बोलते हैं उसको, सफेदी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखो वियोजन, पहले संयोजन, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। नंबर 1, पहली वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पहले लेते हैं अपन प्रकाशीय वियोजन,
पहली अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया लिया अपन ने विद्युत, और तीसरी अभिक्रिया लिया अपन ने ऊष्मा। कौन सी लिया अपन ने? ऊष्मा। पहली अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़े। किसकी आवश्यकता पड़े? प्रकाश की आवश्यकता पड़े, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी है विद्युत, कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए विद्युत धारा की, किसकी? धारा की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया ऊष्मा, जिसको टेम्परेचर का मतलब ताप, गर्म कर उसको संपर्क कराई जाए, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। अगर इसमें देखो यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन और प्रयोग किया जाता है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, कि जब Ag प्लस Ag की रिएक्शन Br के साथ कराई जाती है, किसके साथ में? Ag की रिएक्शन, Ag की नहीं, यानी AgBr को अपन किसके? प्रकाश का जो प्रदर्शित करने के लिए इसे बोलते हैं h न्यू, या ऊपर इसके ऊपर तुम तीर के निशान के ऊपर ये भी लिख सकते हो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और h न्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो तुम? h न्यू भी लिख सकते हो। उसके बाद में जब इसका, तो यहां पे अपन ने देखा कि AgBr क्या बन गया? Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। तो इसके ऊपर अपन ये h न्यू का मतलब होता है प्रकाश को दर्शाने के लिए किससे? h न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। AgBr प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराई, अभिक्रिया संपन्न कराई, तो Ag प्लस Br2, और AgBr होता है, AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ये ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रयोग किया जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर, यहाँ पे ये रहा, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रहेगा ना। Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर, Br का मतलब क्या होता है? ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है किसमें? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। इसके बाद में अगली अभिक्रिया है विद्युत की, जो मैंने परिभाषा समझाई दी, इसकी रिएक्शन याद रख लेना। उसके बाद में ऊष्मा की ध्यान रख लेना। अभिक्रिया तुम सभी को पता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी अभिक्रिया होती है कि। चलो अपन विद्युत की ओर बता देता हूं मैं। विद्युत की है H2O, यानी कि जल, उसके अंदर करंट भेज दिया। क्या भेजा अपन ने? करंट। H2O धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया से संपन्न कराएंगे तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ऊपर की जो रिएक्शन अभी अपने लिखी है अभिक्रिया, उसको संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पे Br2 है, Br2 है, 2 से गुणा करेंगे, Ag2 हो गया, तो यहाँ पे भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। इसमें देखो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 करने के लिए 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गए? 4, तो यहाँ पे भी कितना हो गए? 4। एग्जाम में कई बार अनुपात पूछ लेता है कि H2 अनुपात O2, H2 अनुपात O2, कि दोनों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का अनुपात क्या है? यहाँ पे कितना लिखा तुमने? 2 अनुपात 1। क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि नीचे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 2 है और यहाँ पे कितना है? इसके आगे कोई संख्या नहीं है, उसके आगे कितना होगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1। तो इस प्रकार अपन ने विद्युत की, धारा की अभिक्रिया संपन्न करेंगे। और धारा के बाद में ऊष्मा की, ऊष्मा के अंदर देखो, जब लेड नाइट्रेट होता है, उसकी अभिक्रिया जब संपन्न कराते हैं ना, तो उसमें क्या है? एक कौन से रंग की? एक भूरे रंग की धुआं निकलती है। वो किसके कारण निकलती है? ये ध्यान रख लेना, ये NO2 के कारण निकलती है। किसके कारण निकलती है? NO2 के कारण इस धुआं का रंग होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपन लेके चलते हैं। कितनी अभिक्रिया हुई? 1 और 1 2 अभिक्रिया। अभिक्रिया नंबर 3,
देखो जितनी भी अभिक्रिया है ना उनकी परिभाषा कोई ज्यादा कठिन नहीं है, तो डेफिनेशन याद करने के लिए उसका मेथड होता है। जैसे कि अपन ने अभी बताया a प्लस बी क्या बन गया ए बी। इसके बाद में अपन तीसरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, और तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जैसे ए बी की रिएक्शन सी के साथ कराएंगे, AC प्लस बी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसकी रिएक्शन Zn के साथ में, और ये होता है पोप टेस्ट पे होता है। पोप टेस्ट का मतलब है कि फटफट की दौड़ने के साथ में हाइड्रोजन गैस, जो यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे कि पोप टेस्ट क्या होता है। तो इसको देखो H2SO4 प्लस Zn, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव किया जाता है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, तो उसके अंदर से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब इसमें कैसे निकला ये देखो। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी इससे? कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कम अभिक्रियाशील, यहाँ पे बी कम अभिक्रियाशील है, बी का मतलब हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, और इसको अधिक अभिक्रियाशील यानी कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब है उसको हटा देगा और उसकी जगह खुदा के जुड़ जाएगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसकी डेफिनेशन मतलब समीकरण ये ध्यान रख लेना, और उसकी डेफिनेशन कैसे बनाएगी? सेम ऐसे कि वे अभिक्रिया जिनमें कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील, कि वे पदार्थ जो कम अभिक्रियाशील होते हैं जिनको अधिक अभिक्रियाशील क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब है उनको हटा देगा और उनकी जगह खुदा के जुड़ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में नंबर 4 पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखो, अपन ने वियोजन अभिक्रिया जो समझाई थी, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है? ऊष्मा क्षेपी क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, पीछे अपन ने बताया नहीं कि जो वियोजन अभिक्रिया ना, वियोजन अभिक्रिया वही क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कही? क्योंकि उसके अंदर धारा भेजी तभी भी ऊष्मा दे रहे, टेम्परेचर भी दे रहे, तो कौन सी अभिक्रिया थी वो? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कि जब AB की रिएक्शन CD के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? AC प्लस BD कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का मतलब जानते हो? जैसे A के ऊपर प्लस, B के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, D के ऊपर माइनस, आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस। तो देखो प्लस तो किसके पास गया? माइनस के पास में, और माइनस किसके पास में गया? प्लस के पास में। इसका मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो एक कॉमेडी बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि तुम दो दोस्त हो और साथ में गए, तुम्हारी ब्याह शादी हो गई है और तुम्हारी जो मैसेज होती है ना वो भी साथ में गई। अब वो क्या हुआ कि तुम्हारी जो मैसेज है उसको तुम्हारा दोस्त पसंद है ना, और तुम्हारे दोस्त की मैसेज है उनको तुम पसंद हो, तो वहां पे गए, तुम्हारा काम पकड़ गया। क्या पकड़ गया कि तुम्हारी जो मैसेज है वो उनके साथ में गई और उनकी मैसेज तुम्हारे साथ में आ गई। ठीक है ना? तो ऐसे भी ध्यान रख लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको कैसे ध्यान रखना है ये देखो, जैसे दो दोस्त है या एक पतला सा कोई कैंडिडेट है, वहां पे एक बैठा है चेयर के ऊपर, और एक मोटा सा कैंडिडेट आता है और उसको धक्का मारता है और उसको उठा देता है और उसकी जगह खुदा के जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पतला सा है ना वो कम अभिक्रियाशील है, और मोटा सा है उसके अंदर ताकत है, अधिक अभिक्रियाशील है, वो इसको फेंक भी सकता है उठा के और उसके जगह खुदा के बैठ भी सकता है।
तो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। और ये कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रहेगा। अब इसके बाद में अगली अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया? देखो, जब Na2SO4 Na2SO4 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? BaCl2 के साथ में, BaCl2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा NaCl और एक बन जाएगा BaSO4। तो Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl और साथ में क्या बढ़ जाएगा? BaSO4। इसको क्या बोलेंगे अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर ये वाली अभिक्रिया भी काम कर जाएगी और विस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी काम करेगी। तो ध्यान रहेगा ना कि दोनों अभिक्रिया आपस में काम करेगी और दो परिभाषा संपन्न होती है। एक अवक्षेपण का मतलब है कि एक ऐसी अभिक्रिया जब उसको संपन्न कराई जाती है तो अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त हो? पदार्थ, जैसे NaCl है, नीचे आके जम गया नमक और वो क्या हो गया? अवक्षेपण अभिक्रिया संपन्न करा दी। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगली अभिक्रिया लेके चलते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो यहाँ पे चार हो गए ना। चार के बाद में पांचवें नंबर पे लेके चलते अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके लिए अपन एग्जांपल लिया CuO की रिएक्शन H2O के साथ में। किसके साथ कराया अपन ने? H2 के साथ में। क्या बन गया? Cu प्लस H2। CuO की रिएक्शन H2 के साथ में कराई, क्या बन गया? Cu प्लस साथ में जल बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? जल। अब देखो इसके अंदर दो अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। एक अभिक्रिया यहाँ पे होगी और एक अभिक्रिया यहाँ पे। अब तुम समझ रहे हो कि सर एक तो होती है अपचयन और एक क्या होती है? उपचयन। अलग से मैं समझाता लेकिन नहीं, एक साथ समझाएंगे तीनों अभिक्रिया। कैसे समझाएंगे? देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर, यानी वे रासायनिक समीकरण जिसके अंदर अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न कराई जाए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न कराई जाए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके अलावा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें, वे रासायनिक समीकरण, यहाँ पे देखा ऑक्सीजन था, हट गया। देख पहले ऑक्सीजन था ना, हट गया, गायब भी हो गया। इसका मतलब है कि वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, इसी का उल्टा कर दो कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये ध्यान रखना एग्जांपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाई, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आएगा। ऐसी अभिक्रिया देगा, उसमें पूछेगा कि कहां पे अपचयन हो रहा है और कहां पे उपचयन हो रहा है, ये तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना। यानी किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। इसके बाद में आगे के जो टॉपिक है वो तुम पढ़ लेना, जैसे कि संचारण है, जंग है, विकृत गंधिता। ये तीनों टॉपिक है, तुम पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन वहां से एग्जाम में क्वेश्चन संचारण के टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन पुट करेगा, यहाँ से करेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया अपन ने समझाई अभी। उसके बाद में संयोजन अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रिया तुमको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, एग्जांपल दूं, देखो जैसे अपन ने CaO की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? H2O के साथ में।
तो यहाँ पे क्या बन गया था CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में शायद बुलबुले बाहर निकलते, और बुलबुले के रूप में जो गैस बाहर निकलती। इसका मतलब है उष्मा से भी, उष्मा का मतलब है पहले पानी कैसा था, ठंडा था, और ठंडा होने के बाद कैसा हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब क्या बाहर निकला से, उष्मा बाहर निकली ना, क्या बाहर निकली है, उष्मा बाहर निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद में जो क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और कौन कौन से, जैसे चांदी होती है। अब अपन यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर देखो, नाम क्या है इसका, अम्ल और क्षार। देखो अम्ल और क्षार, यहां से एग्जाम में दोनों में अंतर ही पूछ सकते हैं, दोनों में अंतर ही पूछ सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट करेगा, जैसे अम्ल के बारे में लिखते हैं H+, इसके बारे में लिखते हैं H-, इसके बाद में इसको क्या लिखते हैं अपन, अनिल, इसको क्या लिखेगा अपन, क्षारानी। इसके एग्जाम्पल, इसके लिए देखो 2 क्वेश्चन यहां से पुट करेगा, ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है, दोनों में अंतर पूछेगा तो यानी H+ देगा जलीय विलयन में, और ये देगा OH-, ये नीले को लाल करेगा, ये लाल को नीला करेगा। ये कॉमन सी बात है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पे प्रबल अम्ल पूछ सकते हैं, इसकी दुर्बल अम्ल पूछ सकते हैं कि प्रबल अम्ल, 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखो, 2 दुर्बल अम्लों के नाम लिखो, 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखो, और 2 ही दुर्बल क्षारों के नाम लिखो। अब जैसे प्रबल अम्ल क्या हो जाएंगे, सभी को पता है HCl, H2SO4, ये 2 गई। इसमें दुर्बल अम्ल CH3COO, किसका होता है, एसिडिक एसिड, यानी सिरका का होता है। इस प्रकार इनके क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। इसके बाद में सूचक, सूचक से पहले ये भी ध्यान रखनी चाहिए कौन कौन से, जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में इमली में कौन सा पाया जाएगा, इमली के बाद में लाल चींटी के रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सारे अम्ल याद होने चाहिए, वहां से भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुट किया जाएगा। उसके बाद में सूचक, सूचक के परिभाषा कभी कभार पूछता है, और परिभाषा सभी को पता है कि जो सूचक किसे कहेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है, पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा होता है, संश्लेषित, इसे अपन मानव निर्मित भी कहते हैं, मानव निर्मित। और तीसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा, गंधीय, कौन सा, गंधीय। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूरा करेगा, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो, 2 मानव या मानव अपन कह सकते हैं, दूसरा संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। 2 प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा, हल्दी, लाल पत्ता गोभी या लिटमस पत्र कह सकते हैं। मानव के द्वारा मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन। गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं, तो जैसे प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में आगे 3 अभिक्रिया होती है, कितनी अभिक्रिया, 3 अभिक्रिया। और वह 3 अभिक्रिया कौन सी होती है, देखो 3 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ना वो बता, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव करेगा। यहाँ से कौन सी है, एक कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेट, और दूसरी धातु कार्बोनेट, और एक होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहां से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि यहां से जो निकली हुई गैस है वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, कौन सी, CO2। अब धातु कार्बोनेट, इसके लिए एग्जांपल क्या होता है, Na2SO4, और इसमें होता है NaHSO4।
तो ये दोनों याद रख लेना। इसके बाद में और यहीं से जो अभिक्रिया निकलती है, नहीं Na2SO4 नहीं था, गलत बताया अपने, Na2CO3 था और यहाँ पे NaHCO3 और यहाँ से जो गैस बाहर निकलती है ना, दोनों में से क्या निकलती है? NaCl CO2 प्लस H2O, NaCl CO2 और H2O। सेम वही प्रोडक्ट इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे जो CO2 गैस है ना, इसका परीक्षण बोल लेता है कि जो CO2 गैस निकली है उसका परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसको जो सफेदी का पानी जिसे अपन ने लिखा CaOH का होल ट्वाइस, इसके अंदर इसको प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित करने के बाद में क्या प्राप्त होगा? संगमरमर का सूत्र प्राप्त होगा और उसमें क्या होता है? CaCO3 प्राप्त होगा। इससे क्लियर होता है कि जो निकली हुई गैस है वो कौन सी गैस थी? CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रख लेना। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है पीएच स्केल, इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल कैसे कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल दिया गया था, उसे क्या बोलेंगे? पीएच स्केल कहेंगे। और यहाँ पे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जैसे ये होता है 0 और ये कितना होगा? बीच में क्या होगा? उदासीन। 7 नंबर पे उदासीन। इधर की तरफ 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ेगी और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। इधर को अम्लीयता बढ़ती है, इधर को क्षारीयता बढ़ती है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल कैसे कहेंगे, या इसका ये पैमाना पूछ सकते हैं कि पीएच स्केल का जो पैमाना है, स्केल है, उसको बढ़ाइए। तो बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। अम्लीयता किधर को बढ़ती है, क्षारीयता किधर को बढ़ेगी। इसके बाद में इसके पीएच मान याद रख लेना, सभी के पीएच मान याद रखना। जैसे जठर रस होता है, बहुत सारे पीएच मान है, सारे पीएच मानों में से एक क्वेश्चन पुट अप आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहेंगे? याद होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है? कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल HCl लिया अपन ने और क्षार के लिया NaOH, अभिक्रिया संपन्न कराई, क्या प्राप्त होगा? NaCl। और NaCl क्या होता है? नमक, बाहर के निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा अपन को? उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न की जाएगी, याद रहेगा। इसके बाद में आगे की जो है, जैसे आगे अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि एग्जाम्पल नहीं है, 4-5 पॉइंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा पॉइंट आता है धावन सोडा। नंबर 3 पे आता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसके बाद में चौथा पॉइंट अपन ले सकते हैं विरंजक चूर्ण। क्या ले सकते हैं? विरंजक चूर्ण। इस चारों पॉइंट याद रख लेना। चारों पॉइंटों में से एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में आता ना अथवा में, तो इनमें से क्वेश्चन प्रॉप किया जाएगा। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा, जैसे अपन एग्जाम्पल के मतलब क्वेश्चन ले सकते हैं, और जैसे कि शुष्क बर्फ वगैरह होती है ना, वो वाला क्वेश्चन भी ध्यान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये ध्यान रख लेना। इसमें एक चीज ध्यान लेना, एक होता है Cl2, एक होता है H2। Cl2 जो गैस होती है ना, वो तो होती है कैथोड पर, और H2 गैस होती है, वो होती है एनोड पर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ध्यान रखना कि क्लोर क्षार प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, उसमें Cl2 किस पे होता है और H2 किस पे होता है। इसके बाद में अपन यूनिट नंबर लेके चलते हैं, और इसी के अंदर देखो पीतल के बर्तनों में अपन जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखते, क्योंकि वो क्या है, अम्ल से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, इसलिए अपन उसको नहीं रखते। अब यूनिट नंबर कौन सी बात करेंगे? यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3
यूनिट नंबर 3 के अंदर नाम क्या इसका, धातु, अधातु और उपधातु। इसके अंदर देखो धातु और अधातु में अंतर आ सकते हैं। अब ये अंतर कैसे लिखेंगे, अरे वही तो लिखना है तुमको, धातु और अधातु में ये चमकीली होती है, ये चमकीली नहीं होती, ये कठोर होती है, वो कठोर नहीं होती, वो भंगुर प्रकृति की होती है और चोट मारेंगे बिखर जाएंगी। इसके अंदर बहुत सारी है, जैसे कि कुछ धातु ऐसी होती है जो कमरे की ताप पर द्रवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रख लें, यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन प्रो करेगा, यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, याद रहेगा। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रो करेगा। कहाँ से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि कुछ जो धातु है ना, समझना, मैं लिख देता हूं, इसको याद कर लेना कि वे धातु जो ठंडे जल के साथ में, किसके साथ में, ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ में मतलब जब सर्दियों में ठंडे जल से नहाएंगे नाक से पानी आएगा, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद में धातु की बात करेंगे, वे धातु जो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेगी। सर्दियों में गर्म जल से नहाएंगे और क्या आएगा, मजा आएगा, और मजा का मतलब है Mg रिएक्शन करेगा। कौन करेगा, Mg का मतलब मैग्नीशियम। इसके बाद में कुछ धातु ऐसी होती है जो भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, किसके साथ में, भाप के साथ में और भाप के साथ में हमेशा कौन काम करता है, फेजल। फेजल का मतलब होता है FeZn और Al, FeZn और Al। इसके अलावा कुछ धातु ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कौन कौन सी नहीं करती है, जैसे कॉपर, उसके बाद में लेड ले सकते हैं अपन, ये AgAu। कुछ धातु ऐसी होती है जो जल के ऊपर तैरने लगती है, तैरती है। कौन कौन सी तैरती है, ये देखो, तो यहाँ पे हमेशा एक तो मैग्नीशियम और एक कैल्शियम। कैसे क्यों तैरती है, क्योंकि इनके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, वो बाहर नहीं निकल पाती और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और बुलबुलों के ऊपर ये दोनों चिपक जाती है और जल के ऊपर तैरने लग जाती है। तो ये चार कितनी, 1 2 3 4 5 सभी याद होनी चाहिए। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाएगा, अब करना और नहीं करना तुम्हारे ऊपर। इसके बाद में सक्रियता श्रेणी से, कहां से, सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा। सक्रियता श्रेणी कैसे याद करेंगे, याद है नहीं है, लेकिन याद करने का एक देखो, कमल ने कार मांगी, कमल ने कार मांगी, कमल ने कार मांगी। एल्युमिनियम, जिंक व लोहे का मतलब Fe, लोहे की। कमल ने कार मांगी एल्युमिनियम, जिंक और लोहे की, फिर भी परत चढ़ाई कॉपर, मरकरी, चांदी व सोने की। याद रहेगा ना। तो ये अपनी सक्रियता श्रेणी। कमल ने कार मांगी, कमल ने कार मांगी, कमल ने कार मांगी, एल्युमिनियम, जिंक व लोहे की, फिर भी परत चढ़ाई, यहां पे है वो लिख लेना, फिर भी परत चढ़ाई है का मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोने। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सब कितनी होती है पूरी सक्रियता श्रेणी के अंदर 13 धातु ली जाती है। तो स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग होती है ना, वो कैसी होंगी, अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद में कम अभिक्रियाशील,
और ये लास्ट की रहती है निम्न अभिक्रियाशील। इनको कम अभिक्रियाशील नहीं है, इनको अपन देंगे मध्यम अभिक्रियाशील। मध्यम अभिक्रियाशील और ये हो जाएगी निम्न अभिक्रियाशील। अब एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का कैसे भी हो सकता है और क्रम से भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जैसे क्रम दिया, पहले सोडियम दिया और पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम दे दिया, फिर सोडियम दिया, फिर कैल्शियम दिया, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं है। और एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो क्रम के हिसाब से जम रहा है। 4 ऑप्शन देगा, चारों में से एक ऑप्शन अपन को चूज करने पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव किया जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक अपन देख सकते हैं जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी के बाद में अपन एनोडीकरण, एनोड पंख, एनोडीकरण ये पढ़ जाना। एनोडीकरण के अलावा एनोड पंख, और एनोड पंख के अलावा एक्वारेजियम देख जाना। एक्वारेजियम और एक्वारेजिया के अलावा जैसे अपन सल्फाइड एस की बात करते हैं ना, तो सल्फाइड एस देखो आयनिक यौगिकों का आयनिक यौगिक किसे हैं पता है ना? धातु, अधातु इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु ग्रहण करती है, और उनके बीच में जो बंध बनेगा आयनिक यौगिक कहलाएगा। इनका गलनांक और गलनांक व क्वथनांक दोनों में अंतर्भूत सकता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों में अंतर्भूत सकता है। इसके अलावा आगे अपन बात कर सकते हैं एस्को का सांद्रण। इसमें 2 क्वेश्चन पुट किया जाता है। एक तो है कार्बोनेट एस्क, निस्तापन और भर्जन दोनों में अंतर्भूत है। निस्तापन और भर्जन, निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट एस्क होता है, और भर्जन में क्या होता है? सल्फाइड एस्क होता है। तो ये ध्यान रखने। उसके बाद में तो ऐसे एग्जाम को क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इन्हीं से अधिकतर एग्जाम क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और अब अपन यूनिट नंबर किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं अपन। ये हो गई यूनिट नंबर 3 खत्म। यूनिट नंबर 3 के बाद में यूनिट नंबर 4 देंगे। तो यूनिट नंबर 4 में देखो नाम क्या इसका? कार्बन के कंपाउंड, जिसमें पहले कार्बन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन कितने नंबर पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है इन परमाणु संख्या। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2,4। इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसका मतलब है कि इसकी जो संयोजकता होती है प्लस माइनस के 4 होती है। तो ये कार्बन की ध्यान रखना, कार्बन ये इसके अंदर में। अब इसमें कैसे क्वेश्चन प्रूव किया जाएगा? जैसे अपन पहले दी CCl4, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसकी बंध संरचना। CCl4 की नहीं आई तो CH4 की यानी मेथेन की आ गई। इसके अलावा अगला दे सकते हैं इसमें HCN का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड होता है। उसके अलावा तीसरा फॉर्मल्डिहाइड CH2। उसके बाद में चौथा तो क्या दे सकते हैं? चौथा वो ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यानी ये क्या होगा? 4 एकल बंध और इसके अंदर 2 एकल बंध और 1 द्विबंध। इसके बाद में इसमें 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध। ठीक है ना? तो ये तीनों पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद में आगे अपन लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव किया जाता है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हीं के अंदर से संतृप्त और असंतृप्त है। संतृप्त और क्या आता है? चलो हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसके परिभाषा भी समझाई पर तुमको मैंने। इसके बाद में कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन? 2 प्रकार के, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय कौन से होते हैं और अचक्रीय? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, जिनमें से अपन पहला पॉइंट लेते हैं अचक्रीय।
अचक्रिय दो प्रकार के होते हैं, अचक्रिय दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त होता है और एक क्या होता है असंतृप्त। इसके अलावा एक होता है चक्रीय, चक्रीय में तुम दोनों पढ़ जाना समचक्रीय होता है और एक क्या होता है विषम चक्रीय होता है। एक में बेंजीन गोले होती है जिसमें हम बोलते हैं समचक्रीय, और विषम चक्रीय का मतलब है इसके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आके जुड़ जाए, कौन सा कहलाएगा विषम चक्रीय कहलाएगा। इसमें देखो संतृप्त में क्या होता है कि संतृप्त में एल्केन होता है और इसमें एल्किन और एल्काइन होता है। कभी भी एग्जामिनेशन प्रो किया जाएगा, हर साल करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुमको 5 मान देगी, जैसे C2H4 C2S6 इस प्रकार बहुत सारे देगी मान, और उसमें बोलेगा संतृप्त और असंतृप्त छांटने के बोलेगा, ठीक है ना। तो तुमको कैसे छांटना है कि संतृप्त वो होंगे जो कार्बन के दुगने से 2 अधिक, कार्बन का दुगना 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो कार्बन के दुगने से 2 अधिक सारे संतृप्त होंगे और बचे हुए क्या हो जाएंगे असंतृप्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में सल्फर के 8 अणु, ये भी ध्यान रख लेना, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सल्फर के 8 अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ध्यान रख लेना। हाइड्रोकार्बन तो याद रखना ही है तुमको। इसके बाद में O2 अणु का निर्माण, H2O अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण, ये सारे पूछ सकते हैं। O2 अणु का निर्माण, H2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण, या फिर मैथन का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, C2H4 इसका पूछ सकते हैं, C2H4 इसका पूछ सकते हैं। इस सारे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ सकते हैं और उसके बारे में कैसे लिखना है जो तुमको लिखवा रहे हो तुम्हारे सर नहीं, सारा पढ़ के जाना है। इसके बाद में चल भाई आगे देखो, अपन मेन टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। मास गैस, ये पढ़ के जाना है, मास गैस। मास गैस के बाद में अल्कोहल, अल्कोहल का विकृतीकरण, अल्कोहल का विकृतीकरण। इसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अलावा एस्टिकरण अभिक्रिया, वैसे ही पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आ गई है लेकिन फिर भी देखिएगा। एस्टिकरण अभिक्रिया, ब्रेस्टिकरण अभिक्रिया के बाद में साबुनीकरण, साबुनीकरण के बाद में मिसेल, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक पूरे एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सारे याद हो जाएंगी। इसके बाद में IUPAC नाम का हर साल बोर्ड एग्जाम आता है, IUPAC हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन प्रूव किया जाता है कि 2 देगा, उसमें बोलेगा कि IUPAC नामकरण करो, क्या करना है IUPAC नामकरण। उसके बाद में साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछ सकते हैं, साबुन व अपमार्जक दोनों में अंतर पूछ सकते हैं। और 4 प्रक्रियात्मक समूह जानते हो ना कौन से, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये 4 प्रक्रियात्मक समूह है, ये चारों याद होने चाहिए ध्यान। इस प्रकार यूनिट नंबर 4 का अपन ध्यान करते हैं और ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा एक और है अभिक्रिया, अपन संकलन अभिक्रिया है वो भी पढ़ के जाने, कौन सी संकलन अभिक्रिया। तो ये सारे इंपोर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना ताकि अपन को याद हो और एग्जाम में सेम डिटेल मिलेगा। उनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे जाके पहले पेपर करने का तरीका होता है कि पहले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन करो, जो जो तुमको याद है उस क्वेश्चन को करना चाहिए, और जो क्वेश्चन याद नहीं है ना उनको बाद में चढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो पहले उसका दिमाग सही रहे, और जैसे जैसे सारे क्वेश्चन सही करते चलेंगे और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन भी गलत होगा ना उसके भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा पेपर किया करो, ये नहीं है पहले गलत किए उसके बाद ऐसा किए तो एग्जामिनर का मूड तो पहले खराब हो जाएगा,
तो पहले सही करना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते उनको अपन को छेड़ना है। ठीक है, ओके।